नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबर सिर्फ खबर नहीं होती, कुछ खबरें खबरदार करती हैं तो कुछ खबरें हमें तैयार करती हैं। कई खबरें सुनने में लगती हैं छोटी, लेकिन इनके पीछे की कहानी कई दफा काफी बड़ी होती है। और हर खबर का अपना एक रंग होता है, हर खबर में अपना कलेवर होता है और हर खबर में होती है कुछ गहराई। और इसी गहराई को मापने के लिए हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं 9 PM स्पेशल, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के पपेट्स की, उन कठपुतलियों की जिनकी पहचान तो कुछ है लेकिन उनके काम कुछ और हैं। और इन सब के पीछे की मजबूरी और जी हुजूरी को भी समझेंगे। साथ ही खबर में समस्या दिखाने के साथ साथ समाधान की खोज भी हम करने वाले हैं। और इसके बाद आपको सीधा लेकर चलेंगे 24 अकबर रोड, जहां पर एक न्योता पहुंचा था। यह न्योता खास था क्योंकि इसमें सदियों का इंतजार शामिल था, लेकिन कांग्रेस ने इस इनविटेशन को देखते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा नो थैंक्स। लेकिन किसको और कब कहा था थैंक्स, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है जो आपके सामने रखूंगी। और इसके बाद कांग्रेस के 2 मिनट ब्लंडर्स की भी बात कर लेंगे, जिसे सुनकर आप किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, मुस्कान आना लाजमी है। और आखिर में जाते जाते भारत की शक्ति का एहसास करेंगे उन तस्वीरों के साथ जो आपको गर्व का एहसास कराएंगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यही कहूंगी कि हम ये कहते हैं कि पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हो तो बेहतर, लेकिन सोचिए तब क्या हो जब पड़ोसी ही 2 धुरी में बंट जाएं और इस धुरी को पाटने के लिए आप हर मदद करें, लेकिन तब भी बात ना बने, तो फिर इसका समाधान क्या है? ऐसे में चलिए समाधान से पहले समस्या पर बात कर लेती हूं। बीते 2 दिन से हम लगातार आपको मालदीव्स और भारत के बीच चल रहे डिजिटल वॉर के बारे में एक एक डिटेल बता चुके हैं, जिसका शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ हुआ था। यह दुनिया के इतिहास की पहली ऐसी बहस थी जिसमें दूसरे पक्ष का जिक्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष इसमें कूदता है और उतनी ही तेजी से उसका आर्थिक ग्राफ भी नीचे की ओर गिरता है। इस बहस से छिड़े हुए बवंडर के पीछे की पूरी ABCD मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जिसको एक शब्द में अगर मैं पैक करूं तो अपॉर्चुनिस्ट। जी हां, मालदीव्स इज एन अपॉर्चुनिस्ट। लेकिन इसमें एक निष्पक्ष सवाल तो यह भी है कि भाई उनके देश की बात है तो उन्हें जो पसंद आए चुनने दीजिए, उन्हें चीन की चमचागिरी पसंद है तो करने दीजिए, क्योंकि इसमें तो ऑल टोटल उनका ही घाटा है ना, हमारा तो कुछ नहीं जाता। बट रिमेंबर, दुनिया कहती है कि मोदी इज अ ग्लोबल लीडर एंड लीडर मीन्स हु लीड्स टू अ राइट पाथ। मतलब कि जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा दिखाना। अब चीन के साथ जाने का मतलब है कि अपना सब कुछ खो देना, और इसे समझाने के लिए मुझे किसी डेटा की भी जरूरत नहीं, महज एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी। ये तस्वीर देखिए और पूरी खबर समझिए। और अब आते हैं उस खबर पर जो खबरदार करती है। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूं। आप 10 लोगों का एक ग्रुप है और इसमें A और B पक्ष ये दोनों मजबूत खेमे हैं, लेकिन फर्क ये है कि A बाकी सभी की मदद करता है, उन्हें साथ लेकर चलने की बात करता है, तो वहीं जो B आपको नजर आ रहा है उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाता है और चालाकी के साथ आखिर में सब कुछ लूट लेता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ लालच और A की बढ़ती हुई ताकत से ईर्ष्या के चलते B का साथ देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसको थोड़ा और आसान कर देती हूं। यहां A से मतलब है भारत और B से मतलब है चीन। बाकी बचे वो देश जो दक्षिण एशिया में आते हैं। अब बीते कुछ सालों में चीन ने एक बड़ी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो टेक्निक है निवेश की टेक्निक। ऊपर ऊपर से देखने में आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब और गहराई में जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वो दरअसल निवेश नहीं है बल्कि सूदखोरी है।
मतलब ये कि चीन पैसा निवेश नहीं करता बल्कि आपको कर्ज के जाल में फंसाता है। वो दक्षिण एशिया के देशों को पैसा देता है तो वो देश खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी खूब पैसा चीन ने लगाया, खुश हुआ। ये सभी चीन को अपना चाचा बना लेते हैं, लेकिन जब तक ये देश अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं या ये कह लीजिए उस बैलेंस शीट के रिजल्ट को समझ पाते हैं, तब तक इतना कर्जा हो चुका होता है कि हाल श्रीलंका जैसा होता है। खैर, इसी लालच के चक्कर में दक्षिण एशिया के कई देश चीन की चौकीदारी में लगे हैं। मालदीव्स हो, नेपाल हो, तुर्की हो, ये तमाम ऐसे देश जो भारत विरोधी दलों ने जहां पर सरकार बना ली। नेपाल में लगातार भारत विरोधी सरकार है जो कि चीन के साथ कई समझौते कर रही है। हर दूसरे महीने चीन के साथ एक नई डील होने की खबर नेपाल से आ जाती है। तुर्की, एर्दोआन ने तुर्की को कट्टर और भारत विरोधी बना दिया। साथ ही चीन भी तुर्की को साधने में लगा है और साथ ही तुर्की पर पाकिस्तान का भी प्रभाव नजर आता है। बहरहाल पाकिस्तान के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान ने चीन को अपना अभिभावक बना लिया है। चीन पाकिस्तान में जो चाहता है वो करता है और पूरा पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। चीन के लोग पाकिस्तान में धीरे धीरे सेटल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में चल रहे BRI प्रोजेक्ट में पूरा चीनी सेटलमेंट नजर आता है। मालदीव्स ने पहले तो खुद को भारत के मसले में इंटरफेयर किया, फिर भारत ने जरा सी उस पर प्रतिक्रिया क्या दी, भागे भागे वो चीन के पास पहुंच गया। अब चीन ये कह रहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। इन शॉर्ट, ज्ञान दे रहा है। इन सभी देशों में चीन ने अपने पपेट बैठा दिए हैं और इन देशों के नेता सुबह शाम जिनपिंग को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते रहते हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वो बहुत क्लियर है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि चीन ने रातों रात इन सभी देशों में अपने पपेट्स को बैठा दिया। दरअसल ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। जिनपिंग अपने पड़ोसी देशों को कवर करने में लगा हुआ है और जब से दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव, उसका इंपैक्ट कम हुआ, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। और इस वैक्यूम को कौन भरेगा? दुनिया के बड़े देशों का मानना है कि इस वैक्यूम को सिर्फ भारत ही भर सकता है। ग्लोबल साउथ समिट में भी हमने ये देखा कि भारत ने कितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सबके सामने रखी। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बावजूद ये देश चीन के जाल में कैसे फंस रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और अन्य चीनी परियोजनाओं के जरिए चीन इस क्षेत्र के छोटे देशों को प्रभावी ढंग से अपने साथ जोड़ रहा है। चीन उन दक्षिण एशियाई देशों तक लगातार पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्य अलग अलग कारणों से या तो छोड़ देते हैं या फिर उनसे दूरी बना लेते हैं। मसलन तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान, सैन्य शासन वाले म्यांमार और आर्थिक समस्या से जूझ रहा श्रीलंका, जिसके मामले में यही हुआ। भारत भी ऐसा करता है, लेकिन चीन का तरीका है वहां पर निवेश करके उसको हड़प लेना, लेकिन भारत का तरीका है मदद का। हमने अपने पड़ोसियों को वैक्सीन दी, जब जब कोई बड़ा विद्रोह छिड़ा तो सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे, आर्थिक सहायता की और सब कुछ किया। और आज मालदीव को आप जरा देखिए, वो सारी मदद भूल चुका है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका है। बस चीन से मिल रहा पैसा उसको इस वक्त लुभा रहा है। चीन अपने छोटे पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लगातार प्रयास कर रहा है और हाल ही में भूटान के साथ हुए समझौते को चीन के लिए रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये तो स्ट्रैटेजीज हैं, रणनीति है जिसके जरिए चीन साउथ एशिया के देशों को अपने पाले में लाने के लिए हर तरीके का प्रयास करता है। इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हां, भारत की जिम्मेदारी जरूर है कि इन देशों को आर्थिक रूप से तबाह होने से बचाया जा सके। इन देशों का हाल भी पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा ना हो, उससे पहले इन्हें संभालने की कोशिश तो होनी ही चाहिए। ऐसा डिफेंस एंड फॉरेन एक्सपर्ट्स भी कहते हैं।
जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान को दोनों देश को, नेपाल और मालदीव को टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। हिंदुस्तान उनका पड़ोसी मुल्क है, सबसे नजदीकी मुल्क है। जब भी कोई आर्थिक मदद होगी, जब कोई विपदा आएगी, उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान ही उनके सामने खड़ा रहेगा। लिहाजा उनकी जो सिक्योरिटी नीड है, उनकी जो सोशल नीड है, उनकी जो एजुकेशनल नीड है, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल नीड है, वो सारी नीडें जो है हिंदुस्तान पूरी करता हुआ दिख रहा है। और ये बताना पड़ेगा चाइना की क्या नेफेरियस डिजाइन है। उसने किस तरीके से ताइवान के इशू को देखिए अपने में मिलाना चाहता है, किस तरीके से श्रीलंका को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया, किस तरीके से उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में बनाया जिससे पाकिस्तान उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब आते हैं अपनी अगली खबर पर, और ये खबर बहुत दिलचस्प है। देश में 500 सालों का इंतजार खत्म होने को है। पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको राम नाम की गूंज सुनाई देगी। अचंभित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। झारखंड की सरस्वती देवी 30 साल से मौन व्रत करती हैं। कहती हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख लूंगी और उसके बाद ही कुछ बोलूंगी। एक 10 साल का लड़का स्केट से राजस्थान से अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। आप छोटे छोटे गांव में चले जाइए, लोग अभी से दीपक बना रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। और ये सब भी आप छोड़ दीजिए तो अयोध्या में एक गाय जिसका नाम सरयू है, वो 22 साल से रामलला की परिक्रमा कर रही हैं। मतलब ये कि हर तरफ बस राम का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़कर आग्रह करना पड़ रहा है कि कृपया प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या मत आइए, क्योंकि करोड़ों लोग बस अयोध्या जाना चाहते हैं, एक बार रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने 70 साल तक इस देश पर राज किया, यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसके टॉप लीडर्स को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पहुंचता है तो उनका रिप्लाई आता है नो थैंक्स। यानी कि कांग्रेस न्योते को ठुकरा देती है, जिसकी 3 वजह इस वक्त बताई जा रही हैं। पहला, मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। इसमें एक शब्द और जोड़ देती हूं, प्राण प्रतिष्ठा मोदी बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। चुनावी फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ये तमाम बातें की जा रही हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। ये तो हो गई बीजेपी की बात। जाहिर सी बात है वो ऐसा ही कहेंगे, दोनों दल एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन राम के नाम का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस भी होता हुआ नजर आया। ये 2 साउंड बाइट आप सुनिए। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये कांग्रेस के ही नेता हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बीते कुछ सालों में हमने ये देखा कि कांग्रेस हर जगह से भागने की कोशिश करती रहती है। मसलन इसे आप कोई भी नाम दे दे, इसे आप कांग्रेस की बहिष्कार पॉलिटिक्स कहिए, बॉयकॉट पॉलिटिक्स कहिए, ये कोई आज की कहानी नहीं और कांग्रेस की आदत ये बहुत पुरानी है। मसलन नेहरू काल से चली आ रही ये परिपाटी चलती हुई नजर आती है। देखिए, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पंडित नेहरू नहीं पहुंचे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति को भी जाने से रोकने की उन्होंने कोशिश की। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का बहिष्कार किया। G20 सम्मेलन याद कर लीजिए, उसको भी राजनीतिक टूल बना दिया था। और नए संसद भवन के उद्घाटन से भी कांग्रेस नदारद नजर आई थी।
चलिए, ये तो बात हो गई आदत की जो पुरानी है, लेकिन कुछ आदतें कभी कभी बड़ा नुकसान करवा देती हैं। अब जैसे आप इस एक तस्वीर को देखिए, आप कहेंगे अयोध्या और कांग्रेस की बात करते करते ये स्क्रीन पर पोप फ्रांसिस कैसे दिखने लगे। जरा मैं पैनल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तस्वीर को स्क्रीन पर लेकर आएं और ये पोप फ्रांसिस आप देखें। इनका क्या काम है यहाँ, आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा। चलिए इसका जवाब दे देती हूँ। ये तस्वीरें हैं साल 2016 की और आज से करीब 7-8 साल पहले का ये मौका था जब कैनोनाइजेशन सेरेमनी हुई थी। और ईसाइयों में जब किसी को संत घोषित करते हैं तो उसे कैनोनाइज करना कहा जाता है। तस्वीरें उसी समय की हैं और उस समय जो कैनोनाइजेशन इवेंट हुआ उसका इन्विटेशन भी कांग्रेस को गया था। और यही कांग्रेस जो आज राम मंदिर के इनविटेशन पर नो थैंक्स कर रही है, पोप फ्रांसिस के इनविटेशन पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने बाकायदा थैंक यू नोट भेजा था। और आपके लिए यही थैंक यू नोट इस वक्त मैं लेकर आई हूं। मेरे हाथ में इस वक्त 2 पन्ने हैं, जिसमें एक तो इस बात का वो जिक्र करती हैं लिखते हुए कि मार्गरेट अल्वा और इसके साथ ही फेरेरो जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, मौजूद रहेंगे इस सेरेमनी के लिए। और इसमें सोनिया गांधी बड़ी दुखी मन से कहती हैं कि अगर मेरी तबीयत अच्छी होती तो मैं भी इस बड़े इवेंट में, इस समारोह में शामिल हो पाती और मुझे इसको लेकर बहुत अच्छा लगता। अब इसके बाद जो दूसरा लेटर है, ये दोनों आप देखिए, वेटिकन सिटी से जब बुलावा आता है थैंक यू सो मच कह देती हैं, अयोध्या से जब बुलावा आता है तो नो थैंक यू कह देती हैं। और नो थैंक यू के इस नोट को जरा आप इस नोट के साथ कंपेयर करिएगा जिसमें योर हॉलीनेस कहते हुए वो एक एक बात का कैसे जिक्र करती है, और वो भी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। वो कहती है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आवर नियरली 20 मिलियन कैथोलिक्स takes immense pride and joy on the recognition by your holiness and the Catholic Church of Mother Teresa profound nobility of soul, purity of purpose and service to God through service to humanity। अब ये पूरा पढ़ के आपको नहीं बता रही हूं, लेकिन इसका लब्बो लुबाब आप ये समझिए, इसका क्रक्स आप ये समझिए कि दरअसल एक तरफ खुशी की बहार बह पड़ती है सोनिया गांधी की तरफ से जब वेटिकन सिटी से बुलावा आता है, लेकिन जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होता है तो उस बुलावे के लिए वो कह देती हैं नो थैंक्स।